शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज देते हुए कहा है कि अल्लाह ताला ने तफरका जानने से मना किया है। मस्जिद निमरा में इमाम काबा शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज दिया। इमाम शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज में कहा है कि तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया, इंसानों को तक़वा इख्तियार करना चाहिए। मैदान अरफात में हुजाज कराम की सलामती के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इकदाम, 30,000 से ज्यादा अस्करी और पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के अलावा हज और उम्रा फोर्स की जानिब से मैदान अरफात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया है। पहली मरतबा ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टरों की मदद से भी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थे। फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादेबी कार्रवाई और 1 लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक 1 रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और 1 रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार है, जबकि 1 रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, 1 रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात ने साबित किया जो काम दुश्मन ना कर सका, इन चंद शरपसंदों ने कर दिखाया। 9 मई का सानिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानिया 9 मई को ना भुलाया जाएगा और नामुलविस अनासिर को मुआफ किया जा सकता है। तमाम मुलविस किरदारों को आईने पाकिस्तान और कानून के तहत सजा दी जाएगी। रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। दुबई में पाकिस्तान की 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इकट्ठ, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात में मरियम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी मुशावरत हुई, जबकि मौजूदा अहम सियासी पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के साथ खिते में दहशतगर्द गिरोहों से निपटने का अज़्म बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं, ताहम हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी रखने के लिए इक़दाम करता रहे। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के दरमियान आज स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। वज़ारत खजाना के हुकाम ने बताया है कि IMF से मुआहिदे के लिए बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। तमाम शराइत पर डेडलॉक तकरीबन खत्म हो गया है। IMF शराइत पर सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम खत्म कर दी। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए दोनों फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार IMF के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों मुल्तान, भावलपुर और डीजे खान में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी चट्टानें N50 पर गिरने से योब दियाई खान हाईवे बंद हो गई, जिसके बायस बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। ICC के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताई मैच 5 अक्टूबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम 6 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को क्वालिफायर्स के खिलाफ मैच खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ مسجد نمرہ میں امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج دیا۔ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج میں کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا، انسانوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی معاملے پر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا جائے، مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نیک اعمالوں کی وجہ سے ان کو ہدایت عطا کی ہے۔ حاکمیت اور حقیقی حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے، ان باتوں سے انسان کو رکنا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ امام کعبہ نے کہا کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان والے لغویات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ایمان والے لوگ اپنی سہولت کے بیچاری نہیں ہوتے۔ انسان کو اس وقت فضیلت ملتی ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ کسی عربی کو اجمی، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ انسان نماز کو قائم کرے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت سپریم کورٹ میں شروع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرمی کی سب سے اہم چیز مورال ہوتی ہے، اگر یہ متاثر ہو تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی شہری کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں شروع نہیں ہوا، اپنے بیان پر قائم ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابر زبیری کا کہنا ہے کہ میں نے ابھی اس کیس میں درخواست دائر کر دی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ خوشی ہے سپریم کورٹ بار اس کیس میں فرق بن رہی ہے، اچھے دلائل کو ویلکم کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا ہے کہ ٹرائل جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اٹارنی جنرل کے بیان سے متصادم ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اٹارنی جنرل عثمان منصور کو روسٹرم پر بلا کر کہا کہ ملٹری کورٹس بھیجے گئے ملزمان پر سیکشن 2D1 لگی ہے یا 2D2۔ کل کے بعد اس معاملے کی وضاحت ضروری ہو گئی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے اپنے بیان میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلے سویلین کے فورسز کے اندر تعلق سے متعلق کچھ ٹیسٹ اپلائی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کیسے تعین ہوگا ملزمان کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہوگا یا ملٹری کورٹس میں؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایمرجنسی اور جنگ کی صورت میں تو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کا اکثریتی فیصلہ بھی جنگی حالات کی شرط عائد کرتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے ملک میں بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ ایف آئی آر میں کہیں بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فوج کی خدمات تو مختلف چیزوں میں لی جاتی ہیں، اگر وہاں کچھ ہو جائے تو کیا آرمی ایکٹ لگ جائے گا؟ عزیز بھنڈاری ایڈوکیٹ نے آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ جب آپ آرمی کی بات کرتے ہیں تو اس کے سب سے اہم چیز مورال ہوتی ہے، اگر کوئی چیز ایک فوجی کا مورال کم کرے تو فائدہ دشمن کو ہوتا ہے۔ دبئی میں پاکستان کی دو بڑی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا اکٹھ۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان دبئی میں ہونے والی اہم ملاقات میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق اس اہم بیٹھک میں عام انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ، عبوری حکومت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کی گئی، جبکہ موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی مشاورت ہونی چاہیے۔ ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی مشاورت ہوئی ہے، جبکہ موجودہ اہم سیاسی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے قائدین کی عید کے بعد دوبارہ ملاقات متوقع ہے، جس میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ قائد مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔
دوسری جانب مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب تک اسٹیٹ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار کو بند نہیں کرے گی یہ کاروبار جاری رہے گا۔ اپنے ایک بیان میں رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار میں اتنی کشش ہے کہ لوگ ہر رسک لینے کو تیار ہیں۔ سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ پر سر قلم کر دیا جاتا ہے لیکن لوگ آج بھی وہاں منشیات لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے افسران کے خلاف ایکشن لے لیا ہے۔ سویلین سسٹم کو اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ قانون کو حرکت میں لانے کے لیے ہمیں رکاوٹیں عبور کرنی پڑ رہی ہیں جو عبور ہو جائیں گی۔ پابندی لگانے کا آپشن ہر وقت موجود ہے، ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سوشل میڈیا یورپ، چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ریگولیٹ ہو رہا ہے۔ تمام جگہ سوشل میڈیا کے کچھ آداب ہیں، اسے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بغاوت کے لیے لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ 9 مئی کو ریاست کے خلاف جو بغاوت برپا کی گئی سارا سکرپٹ سوشل میڈیا پر تیار کیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بات چیت حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ تمام شرائط پر ڈیڈ لاک تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف شرائط پر سالانہ $1,00,000 پاکستان لانے کی اسکیم ختم کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کے درمیان ایم ای ایف کا مسودہ شیئر ہو گیا ہے۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج اعجاز احمد بٹر نے شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ رہنما پی ٹی آئی نے عبوری ضمانت میں پیشی ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں 7 جولائی تک توسیع کر دی۔ رہنما پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ سرور روڈ، گلبرگ اور ریس کورس میں مقدمات درج ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آج یا کل آئی ایم ایف کا پول کھلنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بجٹ پیش ہوا اور جو پاس ہوا اس میں دن اور رات کا فرق ہے۔ کوئی پاکستانی قوم کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے منصوبہ بندی اور صرف بندی نہیں کر رہا، صرف بندی ہو رہی ہے تو صرف حصول اقتدار کی۔ دوسری جانب عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 7 جولائی تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 7 جولائی تک توسیع کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کو شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم دے دیا۔ 9 مئی کے بعد ہی اسد عمر کے خلاف عسکری ٹاور میں جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ بنایا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ خطے میں دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کا عزم برقرار ہے۔ ترجمان امریکی خارجہ کا کہنا ہے کہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، تاہم ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروہوں پر پابندی یقینی رکھنے کے لیے اقدامات کرتا رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام کئی برس تک دہشت گردی سے بہت متاثر ہوئی ہے، پاکستانی حکام سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں جو کہ 2023 کے انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا حصہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظات کا معاملہ اٹھاتے رہیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس مسئلے کو اٹھایا تھا۔ یونان کشتی حادثے میں اب تک کوٹلی کے لاپتہ 166 نوجوانوں کی تصدیق ہو گئی۔ ڈی آئی جی میرپور خالد محمود چوہان کا کہنا ہے کہ لاپتہ مزید 88 نوجوانوں کے والدین نے رابطہ کیا ہے۔ 50 دیگر لاپتہ نوجوانوں کا ڈیٹا علاقائی سطح پر لوگوں کی مدد سے جمع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونان میں لاپتہ نوجوانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لاپتہ نوجوانوں سے کچھ ابھی یونان کی جیل میں اور کچھ تفتیش کے مراحل میں ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ یونان کشتی حادثے میں اب تک کوٹلی کے لاپتہ 166 نوجوانوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔
DIG میرپور خاص خالد محمود چوہان کا کہنا ہے کہ لاپتہ مزید 88 نوجوانوں کے والدین نے رابطہ کیا ہے. 50 دیگر لاپتہ نوجوانوں کا ڈیٹا علاقائی سطح پر لوگوں کی مدد سے جمع کیا ہے. روسی خام تیل سے لدا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا. روسی خام تیل سے لدا بحری جہاز کلائٹ نوبل کراچی پورٹ آ گیا ہے اور جہاز بندرگاہ کے ساتھ لنگر انداز ہو چکا ہے. جہاز کی بریتھنگ پلان فائنل ہوتے ہی جہاز کو آئل پیئر پر لگایا جائے گا. اس سے قبل 11 جون کو پہلا روسی خام تیل بردار جہاز کراچی بندرگاہ پہنچا. 183 میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں 45,000 میٹرک ٹن تیل لدا تھا اور سمندری طوفان سے قبل جہاز کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوا. اس حوالے سے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا تھا کہ روس سے تیل کی فراہمی تسلسل کے ساتھ شروع ہو جائے گی تو قیمتوں میں فرق آئے گا. اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی. تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان، بھاولپور اور DG خان میں بارش ہوئی جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی، جبکہ کراچی کے علاقے کلفٹن اور ڈیفنس میں بھی ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پر 255 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. بارش کی وجہ سے لاہور کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے رہے. مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. نے خواتین نہ کروانے پر ادائیگیاں بند کر دی ہیں جس سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے وفاقی وزیر چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ شازیہ مری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے. جی حیدر بتائیے گا. جی ہم اس وقت چونیا میں جو بینظیر انکم سپورٹ کی رقوم کی ادائیگی کے لیے مرکز قائم کیا گیا ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو اس گلی میں موجود ہے اور یہاں اس وقت شدید گرمی ہے اور کڑی دھوپ ہے. لیکن یہ جو ڈیوائس ہولڈر ہے یہاں ان خواتین سے 1500، 2000، 3000 روپے کٹوتی کا مطالبہ کر رہا ہے. کٹوتی نہ دینے کی صورت میں ڈیوائس ہولڈر نے اس وقت ادائیگیاں بند کر دی ہیں اور یہ خواتین اس وقت شدید احتجاج پر کڑی دھوپ میں مجبور ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. جی ہاں جی بھائی 2000 روپیہ کہ رکھا گے تو پھر تمہیں پیسے دیا گے. پیسے مشین بند ہوگی. 5 دن ہو گئے دلیل ہو کے آئی صبح تو لا کے بچے چڈی دینے تو پیسہ سانو کو دینے جی دے گی 2000 تو پھر دیں پیسے سانو بند کر دینے. سسٹم جب میڈیا والے چلے جاتے جاری کر کے بیبیاں گفیا گفیا پیسے دینے شروع کر دیں. بیبیاں کو لائے تو رشوت کھا کے مینو شیوا دینے آدمی کوئی نیڑے نہیں آمنے دھکے مارتے باہر کاٹ دیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور ضعیف العمر خاتون اس کڑی دھوپ میں احتجاج پر مجبور ہے. شازیہ مری صاحبہ کو نوٹس لینا چاہیے. اس خاتون سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی ماں جی کیا کہیں گی؟ اوپر پہ دیکھ جائے تیاری رہ کل بھی آئے ہیں، پرسوں بھی آئے ہیں، اج بھی آئے ہیں، کچھ بھی نہیں پہ دیں دے. آدھے پیسے دو تو دھیان دیں تو نہیں دیں دے. جی یہاں ماں جی کا کہنا ہے کہ اگر پیسے دیں گے تو پیسے ملیں گے، اگر نہیں دیں گے تو یہاں اسی طرح دھوپ میں انہیں جلنا پڑے گا. جی آپ کیا کہیں گی؟ دلیل کی 2000 روپیہ لینے پیسے کٹ کے دینے نہ دے گے تو کون کٹ کے دینے سسٹم بند ہے. فون آ رہے تو مشین کر کے پیسے دیتے جاتے ہیں. سانو پیسے نہیں دے رہے. جڑے بیٹھے نے دلیل ہوتا تو انہوں دے نہیں رہے. جنہیں رشوت دینی انہوں دے رہے ہیں سانو نہیں دے رہا. کوئی بڑا سفارش آ جاتی تو انہوں دینا شروع کر دیں. جی یہاں موجود خواتین کا موقف آپ نے سنا، ان کا درد آپ نے سنا. ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو ڈیوائس ہولڈر ہے اگر وہ تو اس کے لیے اس کو کٹوتی کے لیے جو خاتون متفق ہوگی، آمادہ ہوگی، صرف اس کو ادائیگی کی جائے گی. اس کے علاوہ کسی خاتون کو یہاں پر ادائیگی نہیں کی جائے گی. شازیہ مری صاحبہ کو اور تمام انتظامیہ اور تمام ذمہ داران کو اس ڈیوائس ہولڈر کے خلاف نوٹس لے کر سخت سے سخت کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں ٹینر ایسوسی ایشن کے وفد نے DG رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص سے ملاقات کی.
इस मौका पर ईद उल अज़हा की मुनासबत से हुकूमत की जानिब से जारी करदा परमट और ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़म का अयादा किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में ईद उल अज़हा के हवाले से कराची टेनर एसोसिएशन के वफद ने डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास से मुलाकात की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा परमट और ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़म का अदा किया गया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने टेनर एसोसिएशन के वफद से बातचीत करते हुए कहा कि कुर्बानी की खालों की जमागाहों और तहसील की खुसूसी निगरानी की जाएगी। किसी भी जबरन खालें जमा कर इजाजत नहीं दी जाएगी। फिरकावारीत में मुलव्वस फोर्थ शेड्यूल में शामिल किसी भी जमात या शख्स जिनको खालें जमा करने की इजाजत नहीं, उनसे कुर्बानी की खालें हुकूमत की जानिब से जारी करदा मरवजा कानून और ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की यकीन दहानी कराई और ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहा। कैमरा टीम के वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कराची में मैरी टाइम सिक्योरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि तरक्की और खुसूसी इक़दामात मजबूत मईशत, पायदार माली इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत ने इसे अपने मुस्तकबिल के एजेंडे में शामिल किया है। मज़ीद जानते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी PMSA के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1000 किलोमीटर से ज़ायद तवील साहिली लाइन और 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा वसी खुसूसी इक्तसादी जोन मुल्क के लिए बेपनाह मौके फराहम करता है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में हुकूमत ने चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPAC के तहत अहम मनसूबों में तेज़ी लाई है। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PMSA की खिदमत को सराहते हुए कहा कि एजेंसी जदीद तरीन आलात और बहरी बेड़े से लैस है और पाकिस्तान की समंदरी सरहदों की चारों तरफ से हिफाजत कर रही है। 2014 में PMSA की ऑपरेशनल सलाहियत चंद पुरानी कश्तियों तक महदूद थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एजेंसी को जदीद बनाने का अज़म किया और PMSA में 6 जदीद बहरी जहाज़ों और कश्तियों को शामिल करने के मनसूबों की मंजूरी दी, जिससे एजेंसी की ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमायां बेहतरी आई। डायरेक्टर जनरल PMSA रियल एडमिरल इम्तियाज़ अली, DDG कमांडर आमिर इकबाल खान, कैप्टन शाहिद सती और दीगर अफसरान ने वफाकी वजीर का PMSA कोलाची पहुंचने पर इस्तकबाल किया। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। अड्डा ज़ख़ीरा की मार्केटों में महंगाई की वजह से गाहक नजर नहीं आ रहे। दुकानदार हज़रात हाथ पे हाथ रखकर खरीदारों के इंतजार में बैठे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से, जो इस वक्त व्यापारियों के साथ मौजूद हैं। जी नवाज, बताइएगा। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़ख़ीरा मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान की आमद है। यहाँ कस्टमर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। दुकानदार जो हज़रात हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं इस महंगाई के दौर में। उनका कहना यही है कि महंगाई के दौर में ना ख़रीदार यहाँ नज़र आ रहा है हमें। यहाँ बाज़ार बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। इस वक्त दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना इस हवाले से। जी बताइएगा जी, ये जो आप दुकान में सामान रख के बैठे हैं, यहाँ कस्टमर ये नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है, ये ज़रा बताइए सुनने वाले को। इसकी मेन वजह जो महंगाई है, हुकूमत ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत आपस में सियासी झगड़ों में पड़े हुए हैं, लोगों का कोई ख्याल नहीं है। हम दुकानदार तमाम इधर हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। ये देखें पूरी मार्केट आपको खाली नज़र, सिर्फ दुकानदार ही नज़र आ रहे हैं। गाहक की इतने उसके पास इस्तात ही नहीं है खरीदने के, वो बेचारा क्या करने आएगा। इसलिए हुकूमत से ये हमारी अपील है कि अपने तमाम झगड़ों को छोड़कर इस बात की तरफ देखें कि गरीब का कुछ ना कुछ करें, उनको गरीब को रिलीफ दें, ताकि हमारे दुकानदार हैं, इनके दुकानों के किराए हैं, उसके बाद मुलाजमीन जो हैं उनके तनख्वाहें हैं, बाकी अखराजात हैं, ये हम कहाँ से पूरे करेंगे। जब किसी के पास कुछ होगा तो हमारे पास कोई आएगा ना। जी कहना था कि हुकूमत वक्त से हम ये अपील करते हैं कि अपनी लड़ाई छोड़ें और महंगाई कंट्रोल करें, महंगाई पर तवज्जो दें, ताकि ईद पे आमद है लेकिन यहाँ कस्टमर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हमारे जो दुकानदारों के रेंट भी होते हैं और मुलाजमों की तनख्वाहें भी होते हैं, इसे हम दुकान से हमने अफोर्ड करना होता है। मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडी में खरीदारों की आमद जारी है। शहरी जानवर पसंद करने में मसरूफ़ है, ताहम बढ़ती हुई महंगाई के बायस जानवर खरीदना आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विहाड़ी की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मुसलमान अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए, सुन्नत इब्राहिमी के लिए, जानवरों की ख़रीदो फरोख्त के लिए मंडी में आए हुए हैं। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सर बताइएगा, इस महंगाई के दौर में पिछले साल की निस्बत इस साल आप क्या देख रहे हैं? जानवर ज़्यादा सेल हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? बहुत कम सेल हो रहे हैं, बहुत महंगाई है जी। खरीदार आता है और रेट मालूम करके चला जाता है महंगाई की वजह से। गवर्नमेंट को चाहिए है कि महंगाई कोई कम करें, जो लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गाहक आते हैं और तकरो तकरार के बाद वो बगैर जानवर लिए वापस चले जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि हर आम आदमी जो सुन्नत इब्राहिमी अदा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीआईजी हेडक्वार्टर जेल खाना 4 जलाल सादिका रात कर डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर पर छापा। ड्यूटी में गफलत बरतने पर असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट समेत 3 एहलकार मुअत्तल कर दिए। छापे के दौरान सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मियां उमैर गैर हाजिर रहे, लाहौर सैर के लिए गए हुए थे। नाइट ऑफिसर असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट राना रिजवान समेत 3 एहलकारों को ड्यूटी में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां ईद उल अज़हा के लिए 3 दिन बाकी रह गए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हैदराबाद में शहरियों की जानिब से खूबसूरत गाय, बेल, बकरों की खरीदारी की जा रही है। ताहम जानवरों की कीमतें सुनकर गाहक परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं मंडी में मौजूद अपने ब्यूरो चीफ दानिश शेख से। जी दानिश, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही हैदराबाद में सुन्नत इब्राहिम के लिए बकरा मंडी मुख्तलिफ मुकामात पर लगना शुरू हो गई हैं। खूबसूरत गाय, बेल, बकरों से मंडियों में रौनकें तो लग गई हैं, लेकिन जानवरों के बढ़ते रेट ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं रेट आसमानों को छू रहे हैं, कुर्बानी करना मुश्किल हो गया है। जबकि व्यापारी कहते हैं सारा साल की हमारी बहुत मेहनत होती है और सस्ते दामों हम कैसे बेचें। इस हवाले से बात कर लेते हैं मंडी में मौजूद लोगों से। जी बताइएगा, जानवरों के रेट जो मंडी में है क्या सूरत हाल है और क्या लिया आपने और क्या महंगाई है, इस हिसाब से बताइएगा। हर साल की तरह तेजी होती है। अब जो पिछले साल जो हमने जानवर लिया था तकरीबन 2.25 का, ठीक है ना, तो वो उसी किस्म का हमने जानवर लिया, उसमें कोई इतना कोई फर्क नहीं है। बाकी रेट के अंदर कम से कम तकरीबन लाख रुपए का फर्क हो गया है। अब जो 2.25 का हमने जो जानवर लिया था वो इस दफा हमें 3.25 का मिला है, तो 1 लाख रुपए हमारे तकरीबन रेट बढ़ गए। बाकी अब सुन्नत इब्राहिमी ये जाहिर है कि इसको अदा तो करना है। जी आपने ग्राहक की बात सुनी जो इधर मंडी में आए हुए थे, उनका यही कहना है कि जो पिछले साल की निस्बत 1.5 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख तक का था, वो अभी 1 लाख रुपए मजीद महंगा जो है ना खरीदो फरोख्त चल रही है। और भाई ने लिया इधर, और मंडी के मजीद जो व्यापारी हैं जो माल जो फरोख्त करते हैं उनसे भी बात करवाते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा कि महंगाई का शिकवा ग्राहक कर रहे हैं। बिल्कुल सही महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। आगे से माल बहुत ज्यादा महंगा हुआ, ग्राहक चाह रहा है कि मेरे को कम से कम रेट में अच्छे से अच्छा जानवर मिल जाए, और हम चाह रहे हैं जो कम से कम हमें मुनाफा तो मिले। बगैर मुनाफे के तो हम भी नहीं देंगे यार, पंजाब से माल लाए हैं। जी आपने व्यापारी की भी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो पिछले साल की निस्बत इस साल 70 से 75% जो है महंगाई का इशू आया है। इस कराची से सखर जाने वाली अलमदीना कोच का बगैर हेडलाइट सफर, मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। ड्राइवर अमले और मालिकान की गैर जिम्मेदारी और गफलत की वजह से मुसाफिरों ने खौफ के साए में रात को सफर किया। मुसाफिरों की जानिब से शोर मचाने पर ड्राइवर फरार हो गया। मजीद जानते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची से सखर जाने वाली अलमदीना कोच के ड्राइवर और मालकान की जानिब से एक अनोखा ड्रामा रचाया गया। अलमदीना कोच में बैटरी ना होने की वजह से कोच में हेडलाइटें भी बंद रहीं। अंधेरे में पैसेंजर में खौफ व हरास पाया गया और हादसे के खदशात से पैसेंजर डर से निढाल हो गए। सैकड़ों पैसेंजर सीटों के अलावा छत भी लोडेड थी। ईद के मौके पर डबल किराया लेकर आवाम से मौत का खेल खेला गया। न गाड़ी के अंदर कोई फिटनेस थी, न ही गाड़ी की कोई लाइट जल रही थी। जब पैसेंजरों ने शोर मचाया और बैटरी न होने पर लाइटों पर सवाल उठाया गया तो ड्राइवर किराया लौटाए बगैर गाड़ी रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया।
सानिया चूनिया में शहीद होने वाले 4 बच्चों के वर्सा 4 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ के मुंतजिर हैं। सफाक मुलजिम को सजा न मिलने पर वर्सा ने एहतजाज किया। वर्सा ने जिनसी ज्यादती के बाद 4 मासूम बच्चों को कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम के खिलाफ ज़ैनब केस की तरह सजाओं पर फौरी अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। सानिया चूनिया पाकिस्तान की तारीख का वो अफसोसनाक वाक़या है जिसमें सफाक दरिंदे सोहेल शहजाद ने 4 मासूम बच्चों अली हुसनैन, इमरान, फैजान और सलमान को जिनसी ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल किया। और इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मुलजिम 4 साल बाद भी अपने अंजाम को ना पहुंच सका। मेरे बच्चे को 3 साल हो गए कत्ल किया है शहजाद ने, मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। मैं 3 साल हो गए अदालतों में धक्के खा रही हूँ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਲੀ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ मेरे पीले जिले आला से मैं हाथ जोड़ देगा तो मेरे इंसाफ मिल जाए। मेरे को दालदार में धक्के नहीं खाते जाते अजा साढ़े पीले अगे थोड़े अगे ना थोड़े अगे पी हाथ जोड़ दे। मैं माफी मांगे तो कहना मैंने इंसाफ मिल जाए। बच्चे मेरे वाले से 4 साल हो गए मैंने धक्के खाते। मेरे प्यारा इंसाफ चाहिए। 4 साल हो गए मेरा पापा जाना बोल चुप चुप चुप। 4 मासूम बच्चों का जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल, 4 बार फांसी की सजा और 4 साल गुजरने के बावजूद रियासत एक सफाक दरिंदे को उसके अंजाम तक ना पहुंचा सकी। सानिया चूनिया में शहीद इन मासूम बच्चों के वर्सा ने वजीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेकर मुलजिम को दी जाने वाली सजाओं पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया है। साथी रिपोर्टर यावर हुसैन के साथ राना इरफान हैदर, कोयन। और अब आपको बताएं कि डिशकोट में 8 से 10 मन के टाइगर नामी भैंसे की लोगों में धूम मच गई। भैंसे का मालिक 5 लाख रुपए कीमत मांगने लगा, 1 रुपया भी कम करने को तैयार नहीं। भैंसे के मालिक ने बताया कि लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं, मेरा भैंसा किस तरह खरीदेंगे। भैंसे को बड़े लाड प्यार से पाला है, मक्खन, देसी घी और घर वालों को नहीं खिलाया, दूध खुद नहीं पिया और अपने भैंसे को पिलाया। कुर्बानी के लिए कोई इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार नहीं है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे खालिद डोगर से। जी खालिद, बताइएगा। पाकिस्तान की चंद बड़ी जेलों में शामिल अडयाला जेल ड्रग्स माफिया के रहमो करम पर कैदियों को मंशियात फरोशी, खुलेआम सप्लाई, जबकि इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ने लगा। अडयाला जेल में कैदियों पर तशद्दुद के बेतरतीब वाकयात सामने आने लगे। असिस्टेंट सुप्रीडेंट अडयाला जेल हारस के तशद्दुद से एक और जख्मी कैदी सामने आ गया। कैदी मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि डिशकोट में 8 से 10 मन के टाइगर नामी भैंसे की लोगों में धूम मच गई। भैंसे का मालिक 5 लाख रुपए कीमत मांगने लगा, 1 रुपया भी कम करने को तैयार नहीं। भैंसे के मालिक ने बताया कि लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं, मेरा भैंसा किस तरह खरीदेंगे। भैंसे को बड़े लाड प्यार से पाला है, मक्खन, देसी घी खुद और घर वालों को नहीं खिलाया, दूध खुद नहीं पिया और अपने भैंसे को पिलाया। कुर्बानी के लिए कोई इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार नहीं है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे खालिद डोगर से। जी खालिद, बताइएगा। जिसमें डिशकोट मंडी में मौजूद जहाँ पर एक टाइगर है, टाइगर नामी भैंसा है जिसकी कीमत
इन लोगों ने 5 लाख रुपया बता रहे हैं। इसके मालिक से जानते हैं कि इसकी कीमत क्यों 5 लाख बता रहा है और इसके में क्या खसूसियात है। इसको दूध और मक्खन से और खल से पाला है। इसका वजन जो है 10 मन है। इसको खरीदने वाला कोई नहीं, लोग महंगाई से बेरोज हो गए हैं। इसको क्या खिलाते थे आप? इसको सब कुछ खिलाता है, दूध दिया और मक्खन से पाला है, वंडे से पाला है। कीमत क्या ले रहे हैं? इसका 5 लाख बता रहे हैं। कोई गाहक नहीं खरीदने वाला है। लोगों को आटा नहीं मैसर तो कुर्बानी कैसे खरीदे? आप 5 लाख से कम नहीं देगा, 1 रुपया भी कम नहीं देगा। जी जहाँ पर टाइगर के मालिक का कहना है कि ये टाइगर जो मेरा है भैंसा, इसकी कीमत मैंने 5 लाख रुपए लगाई है और इसको मैंने खाल, बंडा, बरनौला और देसी घी खिलाकर इसको पाला है और बड़े शौक से पाला, लेकिन इसकी कीमत देने वाला कोई भी नजर नहीं आता। जिसको 5 लाख रुपए बताते हैं वो बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और इसकी कीमत अदा करने को, लेकिन 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम किसी ने दिया तो हम इस अपने टाइगर को फरोख्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इनका कहना कि जहाँ पर महंगाई की वजह से लोग कुर्बानी की कीमतें लगाते हैं और जब हम कीमत बताते हैं तो दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं और खरीदने वाला कोई भी नहीं है। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां अडियाला जेल में मनशियात सप्लाई होने का इंकशाफ हुआ है। मनशियात की फरोख्त के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जेल में मजीद क्या कुछ हो रहा है, मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर बाबर औरंगजेब अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की चंद बड़ी जेलों में शामिल अडियाला जेल ड्रग्स माफिया के रहमो करम पर कैदियों को मंशियात फरोशी, खुलेआम सप्लाई, जबकि इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ने लगा। अडियाला जेल में कैदियों पर तशद्दुद के पैतरपे वाकयात सामने आने लगे। असिस्टेंट सुप्रीडेंट अडियाला जेल हारस के तशद्दुद से एक और जख्मी कैदी सामने आ गया। कैदी पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो चलने से कासर। अदालत पेशी के मौका पर कैदी को पुलिस एहलकार उठाकर अहाताए अदालत लेकर गए, जबकि इससे चंद दिन कबल भी दनियाल नामी कैदी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान मौजूद थे। जराये के मुताबिक अडियाला जेल में मंशियात फरोशों का गिरोह इतना मजबूत है कि जो भी इनके खिलाफ शिकायत लगाता तो बजाय इसके मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई हो, उल्टा शिकायत लगाने वाले कैदी को न सिर्फ हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद कर दिया जाता, जबकि इस पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता। पाकिस्तान की चंद बड़ी जेलों में शामिल अडियाला जेल में ऐसी लाकानूनियत और इंसानियत सोच सलूक कानून नाफिज करने वाले इदारों। ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी रह गए, ताहम शरकपुर में इंतजामिया की गफलत और मवेशी मंडी वीरान पड़ी है। मंडी में कुर्बानी के जानवर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लगाई गई मवेशी मंडी शरकपुर जो ईद कुर्बान पे लगाई जाती है। हर साल की तरह मवेशी मंडी तो लगा दी गई, लेकिन महंगाई का ऐसा फैक्टर चल रहा है कि ना यहाँ व्यापारी है ना यहाँ कस्टमर है। आप देख सकते हैं कि सारी मवेशी मंडी खाली पड़ी है और जो दफातर के कैंप भी हैं वो भी खाली हैं। सिर्फ वेटरनरी हॉस्पिटल का कैंप और म्यूनसिपल कमेटी के कैंप में कुछ अफराद मौजूद हैं और मंडी में फुकदान जो है चीज़ों का, वो ना यहाँ कोई पानी पीने का और जानवरों के लिए किसी किस्म का अभी कोई इंतज़ामात भी नहीं है। और सुनने में आया है कि मवेशी मंडी में शाम 6 बजे के बाद चंद जानवर आते हैं और वो भी चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं और आवाम यही देख रही है कि या तो कोई महंगाई कम हो जाए या उन्हें तनख्वाहें मिल जाए, जिससे वो ईद कुर्बान की आखिरी रात तक कोई ख़रीदारी कर सके। और रावलपिंडी मवेशी मंडी में बैलों को पेश किया एक नए अंदाज में। गाड़ियों की शोरूम की तर्ज पर कुर्बानी के जानवरों की सजावट का नया अंदाज लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे MA राज से। जी राज, बताइएगा कैसा मंजर है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी में, जहाँ पर इस दफ़ा एक नए अंदाज में जानवरों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। जिस तरह शोरूम में गाड़ियों को डिस्प्ले में रखा जाता है, इसी तरह यहाँ पर जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले में रख के उनको सजाया गया है ताकि जो गाहक हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन बने। आइए यहाँ पर जो शोरूम के जो मालकान हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उसके अलावा जो गाहक हैं उनसे भी पूछते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं एक ग्राहक हैं जो शोरूम पर आए हैं। बड़े खूबसूरत शोरूम बने हुए हैं जिन बैलों को बड़े खूबसूरत तरीके से सजा के पेश किया जा रहा है। ये इनसे पूछते हैं कि क्या हालात व वाक़यात हैं मंडी के। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत तरीके से बैलों को यहाँ पे सजाया गया है। आप खरीदारी के लिए आए हैं, तो क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जानवर हैं और ये आपको पता है कि कुर्बानी की आमद आ गई है। ये तो हालात ये हैं कि जो जानवर यहाँ पे 4 या 5 मन से ऊपर का है उसकी कीमत भी 10 लाख से ऊपर चली गई है। तो खरीदार आपके सामने मंडी के हालात, सीधा खरीदार हैं, लोग देखने आ रहे हैं और भागते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि मंडी में जो पिछले सालों की बनिस्बत रेट में कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा सर, पिछले साल जो चीज़ 3 लाख की थी इस दफ़ा ये 6 लाख की देने के लिए तैयार नहीं है। आप बताएं किसान लोग कुर्बानी करेंगे? ऊपर से गवर्नमेंट ऐसी आ गई है जिसने तबाह और बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। ये आपके सामने अभी आपके फार्मर बैठे हुए हैं जिन्होंने यही बात कही है कि गवर्नमेंट ने हम पे हर चीज़ पे टैक्स दुगने कर दिए, हम कैसे दें? अब वो देने के काबिल नहीं है, हम लेने के काबिल नहीं रहे। और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं जी हम मुल्क तरक्की की राह पे गामजन है। तो इतना ही कह सकते हैं कि खुदा खौफी खाएं को खुदारा इस मुल्क के लिए कोई हालात बेहतर करें, तो तवज्जो दें चीज़ों पे। आपके सामने आप अभी यहाँ पे ये विशाख मंडी का इनको विजिट करवा के देखें कि कितने बंदे मंडी में आए हैं। जी एक और शोरूम पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अली खान साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है मंडी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े खूबसूरत शोरूम बने हुए हैं, जानवर सजाए हुए हैं, तो क्या इसी तरह सेल भी हो रहे हैं? ठीक ही सेल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर हालात थोड़े ख़राब हैं। हालात किस वजह से ख़राब है? ये नहीं समझ आ रही, पता नहीं किस वजह से फिर ख़राब हैं। नहीं, हालात किस वजह से ख़राब हैं? सेल नहीं हो रहे या सेल कम हो रहे हैं ना, सेल बहुत कम हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल कुछ फ़र्क पड़ा है? महंगाई में ज़्यादा हुई है इस वजह से? महंगाई बहुत है ना, ज़्यादा है। तो अभी जो आपके पास ये जो शोरूम पे जानवर मौजूद हैं इनके क्या रेट है? ये जो बड़ा है इसका 10 लाख रुपए डिमांड है और जो छोटा है उसकी 9 लाख रुपए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इतने खूबसूरत आपने जानवर रखे हुए हैं, देखें एक शोरूम बने हुए हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाए हुए हैं, तो क्या इस हवाले से सेल भी हो रहे हैं कि नहीं? जी सर, हो रहे हैं सेल। तो महंगाई की जो सूरत हाल है, महंगाई ने लिहाज ना जानवर हो उत्थे नहीं पहुँच रहे, कस्टमर जरा वो मुल नहीं भर रहा। तो इतने आपने जो खूबसूरत एक शोरूम रखा हुआ है, तो इसकी क्या पेमेंट कर रहे हैं आप? इस जगह दी जी इसकी 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख रुपए आप पे करें, तो क्या समझते हैं कि आप जो इतने वो जानवर लेकर आए हैं यहाँ पर भी आप पे कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आपको कुछ इसका बेनिफिट होगा या महंगाई की वजह से कम सेल होगी? जी महंगाई की वजह से कम सेल हो रही, कम सेल हो रही। वालेकुम सलाम। ये तो हम देखते थे कि जी BMW मर्सिडीज़ को जनाब बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, डिस्प्ले में रखा जाता है। आपने माशाल्लाह कुर्बानी के जानवरों को इतने खूबसूरत डिस्प्ले में रखा हुआ है, तो ये आइडिया कैसे आया? कोई गाड़ी का शौक करता है, कोई जानवरों का शौक करता है, शौक की बात। तो ये इतने खूबसूरत बैल, इनको क्या खिलाते हैं, किस तरह इनको पालते हैं? इनको देसी चीज़ें खिलाते हैं। मूसलाधार बारिशों के सिलसिले ने गुज़िश्ता 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO सरदार आतिफ सुल्तान के अहकामात पर रेन एमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर वाल्टन कैंटोनमेंट के इलाके में पहुंच गई। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिशों ने गुज़िश्ता 25 सालों का बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मूसलाधार बारिश के दौरान लाहौर और ख़ास तौर पर वाल्टन रोड और वाल्टन कैंट बोर्ड का एरिया नदी का मंजर पेश करने लगा, लेकिन जो ही बारिश शुरू हुई तो ही कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान की तरफ से रेन इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर इलाकों में पहुंच गईं, जिनके पास मैकेनिकल गाड़ियां, डी वाटरिंग पंप्स, सकर मशीनें के साथ अमला मैनुअल तरीके के साथ रात और दिन भर वर्किंग में मसरूफ़ अमल रहा। इतनी हैवी बारिश के बावजूद वाल्टन कैंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान और इनके अमला वाल्टन कैंट बोर्ड ने नहायत ही जान फिशानी और दबंग तरीके से इंतजामात किए, जिस पर अहले इलाका ने CEO वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा और उनको खराज तहसीन पेश किया। और अहले इलाके ने कोहिनूर न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CEO सरदार आतिफ सुल्तान की सरबराही में जब भी हमें कोई मसला दरपेश आया है तब इनकी टीम ने आकर इस मसले को खुश असलूबी से हल किया है। हम CEO आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग और वेलफेयर इकदामात पर खसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा मुआशरे में सेहतमंद पुलिस फोर्स जराइम को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। IG पंजाब ने मजीद क्या कहा, आइए उनकी अपनी जुबानी सुनते हैं। एक सेहतमंद माशरे के अंदर एक सेहतमंद फोर्स जुराइम को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे वादा किया था कि 2 लाख से ज़्यादा
हर पुलिस कांस्टेबल से लेके हर सीनियर अफसर तक तमाम का प्रॉपर मेडिकल चेकअप और ट्रीटमेंट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले हमने ये 2 लाख का फिगर क्रॉस कर लिया और मेजर अजला जो है वो 100% क्रॉस कर गए। आप हैरान होंगे 8,500 से ज्यादा हेपेटाइटिस के अननोन केसेस डायग्नोज हुए जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटेबल है। हेपेटाइटिस सी को क्लीन करने का प्रोसेस शुरू हो चुका, हेपेटाइटिस बी की 100% वैक्सीनेशन हो चुकी, लेकिन बहुत जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की दूसरी और तीसरी डोज आप जरूर लगवाएं। कार्ड आपको मिल चुके हैं। हेपेटाइटिस बी की बेस्ट पॉसिबल सपोर्टिव ट्रीटमेंट और इलाज हम आपका शुरू कर चुके। HIV के गिनती के केसेस हैं, उनको हम एड्स नहीं बनने देंगे। इसके साथ साथ आप में 8,000 के करीब डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर के वो लोग मिले जिनकी किडनीज और हार्ट डैमेज होने जा रहे थे। इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस भी रुक चुका है। इसके साथ साथ अगर किसी का हार्ट या किडनी डैमेज हो चुका है, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह PKLI के साथ हमारा मुआहदा हो चुका है और इस तरह बगैर आपका 1 रुपया खर्च किए किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। सेहत में सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और जहां पे एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स या कोई और डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी शुरू करवाया जा चुका है। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे एक खास सेगमेंट का PKLI मुफ्त इलाज करेगी और बाकी के पैसे हम अपनी कमाई हुई वेलफेयर से देंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हिम्मत और आपके साथ और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम 225 करोड़ रुपया ज्यादा कमा रहे हैं और 175 करोड़ रुपया आपके ऊपर लगा रहे हैं। यूं इंशाल्लाह ताला जिनके लिवर या किडनीज खराब हो चुकी उनका इलाज होगा और नयों का इंशाल्लाह ताला नए केसेस नहीं हम बनने देंगे। अब आते हैं इसके जवाब में आपने क्या करना है। आपने अपने अहलो अयाल को भी सेहतमंद रखना है और आपने उन तमाम केसेस जिनमें हेपेटाइटिस B, C या HIV की तशखीस हुई है उनको हमारे साथ मिलके उनका इलाज करना है ताकि बीमारी आगे ना फैले और आपके अहले अयाल भी महफूज रहें। हम इस हेल्थ स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के जरिए आपको इंशाल्लाह ताला सेहतमंद रखेंगे ताकि आप लोगों की बेहतर खिदमत कर सकें और यकीनी बनाएं कि जालिम का हाथ रोकें और गरीब का साथ दें, मजलूम का साथ दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पंजाब भर में हस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट का मकरू धंधा करने वाले माफिया के खिलाफ निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम मैदान में आ गए। डॉक्टर जावेद अकरम का मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हॉस्पिटल के सर्जिकल वेस्ट की तो उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ गोदामों में जिसको कशिंग करने के बाद मुख्तलिफ खाने के बर्तन और इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। हमारे साथ निगरान वज़ीर डॉक्टर जवेद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से मैं क्या बताएं। अच्छा सर, बताइएगा कि एक बहुत ही ज़्यादा ये इशू चल पड़ा है कि जितनी भी सर्जिकल वेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे बच्चों के फीडर, निपल और पीने वाली बोतल के स्ट्रा और खाने के बर्तन बनाए जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है और क्या कहेंगे? देखें, ये जो हमारा कंटेमिनेटेड वेस्ट है उसको तल्फ होना चाहिए, उसको इंसिनरेट होना चाहिए या ऑटोक्लेव होना चाहिए और श्रेड होना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि ये बीमारियों से आलूदा वेस्ट है और ये फूड ग्रेड का ये हरगिज़ नहीं है या फार्मा ग्रेड का हरगिज़ नहीं है। तो इसलिए हमने तमाम हॉस्पिटल्स में ये इंश्योर कर रहे हैं कि इंसिनरेटर अपने लगे हों। अगर कहीं नहीं लगा तो वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी वेस्ट वहाँ भेजे और वहाँ पे उसको तल्फ किया जाए। ये बिल्कुल गलत है अगर कहीं हो रहा है, ये जुर्म है, नाकाबिले माफ़ी जुर्म है कि अगर हॉस्पिटल वेस्ट इस तरह फीडर्स में या इन चीज़ों में यूज़ हो। ये महकमा इन्वायरमेंट की उसके अंडर आता है, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली है वो इस टाइम ज़ीरो है। मैंने खुद देखा मुख्तलिफ गोदामों में इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी कि वो कैसे उनको ये मिलता है, तो उनका कहना है कि हम हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से ही लेकर आते हैं। इस पे हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है? देखें, हॉस्पिटल की जो वेस्ट है उसकी हमने ऑडिट करा रहे हैं इस वक्त कि कितना तल्फ होना है। अगर हमने इतनी डिलीवरीज़ की हैं, इतने सी सेक्शन किए हैं और उतना तल्फ होना चाहिए। अगर 100 सी सेक्शन हुए हैं तो 100 सी सेक्शन का हमें पता है वेस्ट कितना है और उतना ही तल्फ होना चाहिए। अगर बीच में उतना नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल की वो पकड़ होगी, चाहे उनका मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, कि वो कहीं लीकेज ना हो, कि वो चोरी ना हो। वो जो है प्लेसेंटे की हमें पता है वज़न कितना है, तो इसलिए हम इसका ऑडिट अभी आजकल हो रहा है और इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उसके नताइज आपके सामने रखेंगे।
जी डॉक्टर साहब का यही कहना था कि इसके ऊपर जो हिकमत अमली है वो काफ़ी। PHA ने ईद उल अज़हा पर पार्कों में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात देने का फैसला कर लिया। इस हवाले से डीजी मोहम्मद ताहिर वट्टू की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफ़ीउल्लाह, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने शिरकत और ब्रीफिंग दी। डीजी PHA ने ईद उल अज़हा पर डायरेक्टर्स और अफसरान को पार्कों और फील्ड्स में स्पेशल ड्यूटियों की हदायत जारी करते हुए कहा कि कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट का अमला पार्कों में कैंटीन्स, झूलों और पार्किंग की प्राइस कंट्रोल करने के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। शहरियों से ओवर चार्जिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजी PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने मजीद कहा कि ग्रेटर इकबाल पार्क, रेस कोर्स पार्क, बागे चीना पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, बोटेनिकल गार्डन में सिक्योरिटी और सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। लाहौर मांगा मंडी के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में मुबैना तौर पर 2 डाकू हलाक हो गए। इस वक्त कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं तमाम मामला। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये मांगा मंडी का इलाका है जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और मुबैना तौर पर 2 डाकू मौका पर हलाक हो गए हैं। दोनों डाकुओं की शनाख्त पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तक नहीं हुई, लेकिन मुद्दई मुकदमा के हवाले से ये बात सामने आई है कि डकैती की वारदात करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही डाकू थे, क्योंकि मांगा मंडी के इलाका में डकैती की वारदात मकबूल बन चुकी थी, जिस पर शहरियों के दरमियान भी काफी जो है वो खलबली मची हुई थी, क्योंकि रात के वक्त अपनी फैमिली के साथ लोग वहां से गुजरते थे तो डाकू नाके लगे होते थे। खासकर अगर इन दोनों डाकुओं के हवाले से देखा जाए तो दोनों डाकुओं ने जो है वो वहां पर अंधेर नगरी मचा रखी थी, आए रोज डकैती की वारदात करते थे। ताहाल जो है वो एक शहरी ने 15 पर कॉल की पुलिस को और पुलिस जब मौका पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी और पुलिस की जानिब से भी फायरिंग की गई, लेकिन डाकू जो है वो खेतों में जा चुके और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते रहे। जब कुछ देर गुजरी तो वहां जाकर आगे देखा तो दोनों डाकुओं की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि फायरिंग जब हुई है एक दूसरे की गोलियों से ये दोनों डाकू जो है वो मारे गए हैं, क्योंकि पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए फायरिंग की थी। ताहाल जो है वो दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से, जिस तरह से 2 डाकू थे, एक दूसरे को जब उन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया तो वहां पर मुद्दई मुकदमा भी कुछ ही देर बाद वहां पहुंच गए और मुद्दई मुकदमा ने भी इनकी शनाख्त कर दी और खासकर जो है वो इन दोनों की डेड बॉडी को जो है वो अभी पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जो है वो भिजवाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जब मेरी बात हुई थी SHO मांगा मंडी मलिक अबूजर से तो उनका कहना था ये शहर में जो है वो डकैती की वारदात करते थे। ताहाल पुलिस का साथ इनका मुकाबला भी हुआ, लेकिन आपसी गोलियों में जो है वो एक दूसरे की गोलियों का ये निशाना बने और ये मौत के घाट उतर गए और इनका जो CRO चेक कराया जा रहा है, अभी कुछ ही देर बाद इनका CRO जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है, इंतहाई खतरनाक डाकू थे जो शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे और डकैती की वारदात भी करते थे। खासकर मांगा मंडी हो गया, रायविंड हो गया, सुंदर हो गया, चूंग हो गया, इस इलाकों में ये डकैती की वारदात करते थे। जब पुलिस इनका पीछा करती थी तो ये कसूर की तरफ जो है वो निकल जाते थे, लेकिन फिर वापसी आकर ये 125 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, असले के जोर पर शहरियों से वारदात करते थे और बाकायदा वारदात के दौरान शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे। 2 डाकू जो है वो मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि हलाक हो गए हैं, जिनको जो है वो मुकामी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया दिया जा रहा है। जी ठीक है वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह लाहौर पुलिस एडिशनल IG बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग के आला अफसरान का अहम इजलास हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इमरान किश्वर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनविश मसूद चौधरी और तमाम डिविजनल SP SDPOs ने इजलास में शिरकत की। इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमा, ज़ेर इल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स और खामोश मुलाजमीन के हवाले से 5 माह की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक CCPO ने नाकिस कारकर्दगी पर रायवंड, सब्ज़ाजार और बरकी के SDPOs की सख्त सरजनिश की और इन्हें कारकर्दगी बेहतर करने की वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि नाकिस कारकर्दगी के हामिल SDPOs जवाब तलबी और सजा के लिए तैयार रहें, कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। बिलाल सदीक अमियाना ने कहा कि अदम दिलचस्पी, गफलत और तसाहुल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को जवाबदेह होना पड़ेगा।
दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम जिना अस्पताल पहुँच गए। छत गिरने से जख्मी होने वाली खातून आयशा की इयादत की। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट, MS जिना अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अमजद और दीगर डॉक्टर्स की टीम भी इस मौका पर मौजूद थी। डॉक्टर्स ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी तूफ़ानी बारिशों से ज़ख्मी अफराद के इलाज मुआवजे को मॉनिटर कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब बारिशों से गिरने वाले घरों के मालिकान का नुकसान पूरा करेगी। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि जिना अस्पताल लाहौर ने तहखाने की मुकम्मल सफाई कर दी है। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में इस हवाले से 5 बिस्तरों को मुख्तस कर दिया गया। डॉक्टर जावेद अकरम ने पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों को 1 हफ्ते में बारिशों के पानी को महफूज बनाने और निकासी आब के लिए मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की हिदायत की है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत लैंड एक्सचेंज पॉलिसी बारे इजलास का इनेकाद हुआ। मेंबर कॉलोनीज, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, सेक्रेटरी कॉलोनी, सेक्रेटरी S&R LTA समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। SMBR नबील जावेद का कहना था कि लैंड एक्सचेंज रूल्स में तरमीम समेत नई पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। पंजाब भर में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम से पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इजाज़त लेना होगी। नबील जावेद का कहना था कि LDA समेत ज़िला इंतज़ामिया का इजाज़तनामा भी बोर्ड NOC से मशरूत होगा। उन्होंने हिदायत की कि सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स अपने इज़लाम में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के खुद दौरे करेंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में स्टेट लैंड को वागुजार करवाने के लिए ईद के बाद ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। SMBR नबील जावेद का कहना था कि तब्दील शुदा लैंड हाजिर वैल्यू के मुताबिक ली जाएगी। रेवेन्यू अमले के अलावा मुख्तलिफ ज़राए से भी वैल्यू की तस्दीक की जाएगी। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, वज़ीर हाउसिंग सैयद असगर अली नासिर के LWMC हेड ऑफिस आमद हुई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर, CEO बाबर साहबदीन की शिरकत हुई। वज़ीर हाउसिंग का कहना था कि अवाम को भी LWMC अमले से ताउन की अपील की है। ईद के दिनों के लिए LWMC ने खुसूसी तैयारियां की हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि LWMC ने 106 आरजी कैंप लगाए हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में नजर आएगी। सोशल मीडिया भी एक्टिव है। आज कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया है। मशीनरी भी मजीद इजाफा कर रहे हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिना अस्पताल और हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने पर मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत सदर साजिद उमर, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद इदरीस, सदर हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ इरफान मुश्ताक, चेयरमैन मोहम्मद अकबर ने की। मुलाजमीन ने HBL बैंक की जानिब से मुलाजमीन के खिलाफ की जाने वाली ज़्यादतियों और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया। बाद बैंक मैनेजर के साथ फौरी तौर पर मुज़ाकरात किए गए, जिसमें MS जिना अस्पताल डॉक्टर अमजद ने भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने मैनेजर को वार्निंग देते हुए कहा कि आज फौरी तौर पर तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाएँ और ब्रांच इस वक्त तक बंद न की जाए जब तक आखिरी मुलाजिम अपनी तनख्वाह निकलवा नहीं लेता। मुज़ाकरात में सदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल साजिद उमर की जानिब से मुतालबा पेश किया गया कि बैंक की जानिब से मुलाजमीन के लिए ATM फीस और दूसरे तमाम चार्जेस को खत्म किया जाए। जिना अस्पताल और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब बैंक की एक ब्रांच को भी खोला जाए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।